हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 अप्रैल की क्लास। टाइटल है द राइट टू लिटिगेट। एक वर्ड आपको दे रखा है लिटिगेट, इसका मतलब लिख लीजिए सू या प्रोसिक्यूट। सू या प्रोसिक्यूट हिंदी में लिख लीजिए मुकदमा करना। राइट क्या होता है? अधिकार। और किस चीज़ का अधिकार है उसके लिए प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। वैसे ही है राइट टू लिटिगेट, मुकदमेबाजी का अधिकार, मुकदमा करने का अधिकार। द डिटर्मिनर है राइट, नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, लिटिगेट वर्ब है। तो यहाँ इन्फिनिटिव मतलब ये इन्फिनिटिव मानिए टू राइट टू लिटिगेट। तो टू लिटिगेट यहाँ पे ये टू प्रेपोजिशन ना मानते हुए इसको ऐसे समझो कि टू प्लस बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव है। तो राइट टू लिटिगेट, मुकदमेबाजी का अधिकार, मुकदमा करने का अधिकार। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की फुल फॉर्म है। सीम्स ऐसा लगता है, सीबीआई की वर्ब है। तो सीबीआई ऐसा लगता है टू हैव बीन ओवर जेलस, कि ये रही है। ओवर जेलस का मतलब है ओवर एंथुजियास्टिक। ओवर मतलब ज्यादा, जेलस का मतलब होता है एंथुजियास्टिक, उत्साही। तो अगर बहुत ज्यादा उत्साहित हो तो उसको बोलते हैं ओवर जेलस। तो ऐसा लगता है कि सीबीआई बहुत ज़्यादा उत्साहित रही है इन रजिस्टरिंग एक केस दायर करने के लिए। किसके खिलाफ? एनवायरमेंटल लॉयर है, एक पर्यावरण संबंधी मामलों के लॉयर है, ऋत्विक दत्ता के खिलाफ, और उनकी संगठन, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके खिलाफ। और उसका नाम है लीगल इनिशिएटिव। किस लिए? ये मतलब ये नाम है पूरा, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। किस लिए? फॉर वायलेटिंग। वायलेट का मतलब होता है ब्रीच, या फिर इसका मतलब होता है कॉन्ट्रावीन। उल्लंघन करने को बोलते हैं क्या? वायलेट। तो उल्लंघन करने के लिए किसका उल्लंघन? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब जो भी प्रावधान है इस एक्ट संबंधी, उसका उल्लंघन करने के लिए। ठीक है, फिर समझिए। सीबीआई की वर्ब है वो सीम्स है। ओवर जेलस का मतलब है ओवर एंथुजियास्टिक, बहुत ज्यादा उत्साहित। वायलेट जो है इसका मतलब है ब्रीच या कॉन्ट्रावीन, उल्लंघन करना, तोड़ना, रूल्स तोड़ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सीबीआई ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उत्साहित रही है। किस लिए? केस दायर करने के लिए। किसके खिलाफ? पर्यावरण संबंधी मामलों के लॉयर ऋत्विक दत्ता और उनके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। ऑर्गेनाइजेशन का ये नाम है। किस लिए केस करना है? उल्लंघन करने के लिए। उल्लंघन किसका? इस एक्ट के प्रोविजंस का, इस एक्ट के प्रावधानों का। देखिए, वैसे अगर ये एक्ट ही होता, केवल एक्ट की बात करते तो हम दे लगाते। हम हमेशा डिस्कस करते हैं एडिटोरियल में कि जब कभी एक्ट का कोई नाम आएगा, अधिनियम आएगा तो दे लगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई एक्ट का नाम नहीं है, ये प्रोविजंस की बात है, इसलिए दे नहीं दिया हुआ है। ठीक है। द जिस्ट, क्या प्रोनाउंस करोगे इसको? जिस्ट। इस जिस्ट का मतलब होता है, आप इसे कह सकते हो इसेंस, या फिर आप इसे कह सकते हो कोर। मतलब सार जो होता है उसको बोलते हैं जिस्ट। जिस्ट ऑफ द एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब है चार्ज, आरोप। तो जो भी आरोप लगाए गए हैं उनका सार क्या है? जिस्ट की वर्ब इज है। वो है दे आर यूजिंग फॉरेन फंड्स। वो ये है कि ऋत्विक दत्ता और उनकी जो संस्था है वो क्या करती हैं? फॉरेन फंड्स का यूज करती हैं, विदेशी फंड्स का यूज करती हैं। किसके लिए? मुकदमेबाजी को एनकरेज करने के लिए। एनकरेज, प्रोत्साहित कर लिटिगेशन, मुकदमेबाजी। कौन सी मुकदमेबाजी? वो मुकदमेबाजी जो कि, अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, संबंध इससे हो गया, जो कि स्टॉल करेगी। स्टॉल का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है इम्पीड, या फिर इसे कहेंगे ऑब्स्ट्रैक्ट, जो कि रोकेगी, व्यवधान डालेगी। किस में? एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कोल फायर्ड प्लांट्स इन इंडिया। एग्जिस्टिंग मतलब जो वर्तमान में अस्तित्व में है। एग्जिस्टिंग के लिए एक वर्ड होता है एक्सटेंट, जो वर्तमान में अस्तित्व में है। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब भावी, जो कि संभावित है, पॉसिबल, पोटेंशियल। और जो भावी मतलब आगे हो सकते हैं। कोल फायर्ड प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कोयले से चलते हैं भारत में। तो सार जो है इन आरोपों का वो ये है कि उनके जो यूज है फॉरेन फंड्स का, ये ऋत्विक दत्ता और उनकी संस्था जो फॉरेन फंड्स का यूज करती है लिटिगेशन को एनकरेज करने के लिए, जिससे कि क्या होगा, ये स्टॉल करेगा एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव कोल फायर्ड प्लांट्स को इन इंडिया, भारत के अंदर जो वर्तमान में अस्तित्व में है। और प्रोस्पेक्टिव मतलब भावी जो कोल फायर्ड प्लांट्स हैं उनको। अब ये चाहे आप लिटिगेशन के लिए मान लो या फिर इसको ऐसे मानो, ये यहाँ पे इसके लिए मान लो फॉरेन फंड्स। ठीक है।
तो ये फॉरेन फंड्स के लिए, ये फॉरेन फंड जो मिलेगा लिटिगेशन के लिए, इससे क्या होगा, इससे ये जो भारत के अंदर कोल फायर्ड प्लांट्स जो होने वाले हैं आगे भविष्य में या वर्तमान में हैं, उनको ये रोकेगा, स्टॉल करेगा, उनमें व्यवधान डालेगा, बाधा पहुंचाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखिए, फिर ये कह रहा है वाइल द सोर्सिंग ऑफ फॉरेन फंड्स एंड यूज इज सर्टेनली समथिंग टू कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, कीप अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब होता है नजर बना के रखना। कीप एन आई ऑन का मतलब क्या है, कीप अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हुआ, नजर बनाकर रखना। वाइल जो है वो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, तो यद्यपि जो फॉरेन फंड्स की स्रोत है, जो फॉरेन फंड कहाँ से आता है और जो यूज है, इट सर्टेनली समथिंग, वो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिस पर नजर बना के रखनी चाहिए कि ये काम तो ठीक है। सीबीआई ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग आप ले रहे हो, तो फॉरेन फंडिंग का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है और उसका यूज क्या है, इसको तो डेफिनेटली आपको देखना ही पड़ेगा, नजर बना के रखनी ही पड़ेगी। फिर भी अब ये दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया, तो वाइल से जो दो क्लोज जुड़ते हैं दोनों ही एक दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। फिर भी जो एनी क्रिमिनलाइजिंग ऑफ द एक्ट ऑफ अपोजिशन, कोई प्रकार का क्रिमिनलाइज करना है, क्रिमिनलाइज करने का मतलब क्या होता है, अपराधीकरण करना, किसी चीज को ऐसा करार देना कि वो आपराधिक प्रवृत्ति है, ठीक है। तो कोई भी क्रिमिनलाइजिंग जो है एक्ट की ऑफ अपोजिशन टू कोल प्लांट्स, कि भाई आप कोयले वाले जो प्लांट्स हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उसको अगर आप आपराधिक करार दे रहे हो, और वो भी कब, परस्यूड वाया लीगल मीन्स, जब इसको आप, परस्यू होता है फॉलो करना और कुछ पाने की कोशिश करना भी होता है, तो फॉलो भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, वाया मतलब माध्यम, लीगल मीन्स का मतलब कानूनी माध्यम, और वो भी कब, जब कानूनी माध्यम से ऐसा आप करते हो तो उसको आप ये करार देते हो कि ये एब्सर्ड, मतलब क्रिमिनलाइजिंग जो है वो एक प्रकार का बेतुका एटीट्यूड है। एब्सर्ड का मतलब है प्रीपोस्चरस, बेहुदा, बेतुका, इसे आप फार्सिकल भी कह सकते हो, बेतुका, बेहुदा। स्टांस का मतलब होता है एटीट्यूड, मनोवृत्ति, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, टू अडॉप्ट, अपनाने के लिए। फिर समझिए, यद्यपि ये जो सोर्सिंग है फॉरेन फंड्स की और जो यूज है वो तो सर्टेनली कुछ ऐसा है जो कि, मतलब सोर्सिंग की वर्ब और यूज भी खैर यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ही है, कि जो सोर्सिंग है फॉरेन फंड्स की और जो उसका यूज है कि किस स्रोत से पैसा आया और क्या इसका इस्तेमाल हुआ, ये तो कुछ ऐसा है निश्चित रूप से जिस पर नजर बना के रखनी चाहिए। फिर भी किसी प्रकार की क्रिमिनलाइजिंग, अगर आप किसी तरह से आप क्रिमिनलाइज करते हो, आपराधिक करार देते हो किस चीज़ को, कि कोल प्लांट्स का विरोध हो रहा है, और वो भी तब जब आप लीगल माध्यम से ऐसा कर रहे हो, तो ये जो क्रिमिनलाइजिंग है ये एक प्रकार का बेहुदा, बेतुका मनोवृत्ति है किसी सरकार की अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। यहाँ पे क्रिमिनलाइजिंग जो है ना वो सब्जेक्ट बन गया, इसकी वर्ब है वो इज है, एब्सर्ड है वो एडजेक्टिव होगा, स्टांस यहाँ पे नाउन है, अडॉप्ट का मतलब अपनाना होता है। अडॉप्ट एक वर्ड होता है अडेप्ट, ADAPT, और एक वर्ड होता है ADEPT। इस प्रकार से तीन शब्द हैं, अडॉप्ट, APT और EPT। ये जो OPT है इसका मतलब तो होता है अपनाना या ग्रहण करना, अपनाना भी हो सकता है और ग्रहण करना भी हो सकता है। ये जो वर्ड है अडेप्ट, ये होता है अनुकूल बनाना, ठीक है। और ये जो EPT वाला है ये होता है कुशल, दक्ष, एक्सपर्ट। एक चीज काम कर सकती है यहां पे, वो चीज ये है कि यहां पे जो ए दे रखा है आपको, ए का मतलब अनुकूल समझो, ये जो ई दे रखा है ई का मतलब एक्सपर्ट समझो। ए है अनुकूल, ई है वो एक्सपर्ट, और ओ वाला पता ही आपको, गोद लेना, ग्रहण करना, ठीक है। इससे आगे देखें, एज ए सिग्नेटरी टू द, अब इसका मतलब है कि भारत जो है वो हस्ताक्षर करता है, ये तो एटीट्यूड था कि भारत जो है वो सिग्नेटरी है, भारत हस्ताक्षर करता रहा है किसका, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस की एग्रीमेंट्स। तो ये जो यूएन फ्रेमवर्क है, कन्वेंशन, अब ये पूरा नाम है देखो कैपिटल में दे रखा है, क्लाइमेट चेंज को लेकर एक ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, उसका हस्ताक्षर करता है,
और विभिन्न महत्वपूर्ण अनुबंध या समझौते किए हैं उसका हस्ताक्षर करता है। तो इंडिया हैज़ अंडरटेकन टू ग्रेजुअली, तो भारत ने क्या किया है, अंडरटेक किया है, मतलब भारत ने ये जिम्मा उठाया है, जिम्मेदारी उठाई है, टू ग्रेजुअली रिड्यूस, की धीरे धीरे कम करेंगे, इट्स, भारत के लिए आ रहा है, अपनी रिलायंस, निर्भरता, रिलायंस क्या होता है, डिपेंडेंस, कि अपनी निर्भरता, डिपेंडेंस किस पर, ऑन लगेगा, देखो रिलायंस में ऑन लग रहा है, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, है ना, फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है ना, ये सब होते हैं फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल सोर्स से निर्भरता कम करेगा, एंड बी नेट जीरो, नेट जीरो का मतलब है मतलब अपना जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है ना, उसको लगभग जीरो ले आना, कि हम लोग ग्रीन हाउस एमिशन करेंगे ही नहीं, उसको नेट जीरो बोलते हैं। तो ये भारत ने बीड़ा उठाया है। और सोर्स ऑलमोस्ट ऑल पावर, पावर मतलब बिजली, और कहा है कि हम लोग लगभग जितनी भी बिजली बनती है वो किससे बनाएंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से, मतलब जीवाश्म ईंधन, ये जो कोयला है इनसे नहीं बनाएंगे, नए जो स्रोत हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, उनसे बनाएंगे। कब तक, 2070 तक। फिर समझिए, ये जो एज है, ये कह रहा है इस रूप में, एज एडवर्ब होता है, एड प्रेपोजिशन होता है, एज कंजंक्शन होता है। तो कंजंक्शन तो यहाँ पे नहीं है, ये मतलब वैसे इसको ऐसे मानिए आप कि इस रूप में, तो रूप में मतलब ये प्रेपोजिशन के रूप में काम करेगा। तो किस रूप में, एक हस्ताक्षर करता, सिग्नेटरी किसका है, उसके लिए टू लगा है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर एक यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई, उसका हस्ताक्षर करता है भारत, और विभिन्न महत्वपूर्ण अनुबंधों या समझौतों का हस्ताक्षर करता है। वेरियस है वो डिटर्मिनर है, की का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, या आप इसको कह सकते हो सिग्निफिकेंट, वाइटल, और अग्रीमेंट्स है वो नाउन दे ही रखा है। और महत्वपूर्ण जो समझौते हुए हैं उसका भी हस्ताक्षर करता है। तो इस रूप में भारत ने अंडरटेक किया है, इंडिया की वर्ब हैज़ अंडरटेकन है, याद रखिए। ये तो इंडिया यहाँ पे देश का नाम है, अगर ये टीम के रूप में होता है कोई भी खेल की टीम, तो वहाँ पे आपको नाउन वर्ब जो है प्लूरल लगानी पड़ती है। तो भारत जो है उसने क्या किया है, अंडरटेक किया है, भारत ने बीड़ा उठाया है किस चीज़ का, धीरे धीरे कम करने का, किसको, अपनी निर्भरता, किस पर, फॉसिल फ्यूल सोर्सेज पर, और क्या करना, नेट जीरो करना, कि भाई ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं उसका एमिशन हम जीरो कर देंगे लगभग, और लगभग सारी बिजली जो बनाएंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाएंगे, और कब तक, 2070 तक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज ऑल्सो कंसिस्टेंटली एंडोर्स्ड, एंडोर्स जो है इसका मतलब होता है चैंपियन, सपोर्ट, एडवोकेट, चैंपियन, सपोर्ट, एडवोकेट, समर्थन करना, किसी चीज का समर्थन करना क्या कहलाता है, एंडोर्स। कंसिस्टेंटली का मतलब होता है परसिस्टेंटली या कंटिन्यूअसली, आप इसे कंटिन्यूअसली भी कह सकते हो या इसे आप परसिस्टेंटली भी कह सकते हो। और ऑल्सो जो है वो जनरली हम हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब के बीच में डालते हैं, मैन वर्ब ही होता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मैन वर्ब से पहले लगाते हैं। मैंने कुछ पोजीशंस बता रखी है, ऑल्सो एक एडवर्ब होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ऑल्सो जो है वो क्या होता है, एक एडवर्ब। ऑल्सो के काम क्या है, ऑल्सो के काम ये हैं कि ये मैन वर्ब से पहले आता है, ठीक है। इसके अलावा इसका काम क्या है कि ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में आता है, मतलब ये कहाँ कहाँ इसकी पोजीशंस हैं वो बता रहा हूँ। एक ये सेंटेंस के पहले आता है, और एक ये आता है हेल्पिंग वर्ब और बी, बीन, बीइंग के बीच में। ये कुछ 4 कंडीशंस आप ऑल्सो की याद रखें, है ना। इस तरह से ऑल्सो का यूज किया जाता है, एडवर्ब होता है ये। तो भारत ने लगातार समर्थन किया है रिपोर्ट्स का। रिपोर्ट्स किसके द्वारा, इंटर गवर्नमेंटल पैनल के द्वारा। और ये पैनल किसको लेकर बना हुआ है, क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो आईपीसीसी को लेकर जो एक पैनल बना हुआ है ना, उसको भारत ने हमेशा ही सपोर्ट किया है, उन रिपोर्ट्स को सपोर्ट किया है। कौन सी रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स के डेट आ रहा है, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि बयां करती हैं, बताती हैं किस बारे में, द अर्जेंसी ऑफ इंश्योरिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, की बहुत ज़रूरी है, इंश्योर करें, सुनिश्चित करें वैश्विक तापमान वो आगे ना जाए, एक्सीड ना हो, ज़्यादा ना हो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस से। और ये 1.5 डिग्री कहाँ से ले रखा है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम, जब उद्योग धंधे नहीं थे ना, उस समय का जो दौर था, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान नहीं जाना चाहिए। नेसेसिटेटिंग, आवश्यक बनाते हुए,
किस चीज को? दैट की ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशंस, ग्लोबल वैश्विक नेट मतलब शुद्ध, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता मानव जनित, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उत्सर्जन डिक्लाइन, और ये इसमें गिरावट आए लगभग कितनी? 45% तक, फ्रॉम 2010 लेवल्स, 2010 का जो लेवल था उससे 45% गिरावट आए। कब तक? 2030 तक। फिर समझिए, आंकड़ों का खेल है, कुछ विशेष नहीं है। इंडिया की वर्ब है वो हैज है, और हैज के साथ मैन वर्ब दे रखी है एंडोर्स्ड। कंसिस्टेंटली भी एडवर्ब है, ऑल्सो भी एडवर्ब है, और ऑल्सो की पोजीशन मैंने बताई कि हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में, तो हैज और एंडोर्स्ड के बीच में ही आ रहा है। खैर एक और आपका एडवर्ब है इसलिए थोड़ा सा पहले नजर आ रहा है, वरना इसकी पोजीशन वही है। दूसरा दैट जो है वो रिपोर्ट्स के लिए आ रहा है। ऐसा नहीं होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले वाले शब्द के लिए ही आए, मतलब वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको रिलेट करना है, दैट यू योरसेल्फ विल हैव टू अंडरस्टैंड, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। तो ये वो रिपोर्ट्स हैं, भारत ने हमेशा ही एंडोर्स किया है रिपोर्ट्स को, और रिपोर्ट्स किसके द्वारा? IPCC के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? जो कि बयां करती हैं, बताती हैं किस बारे में? अर्जेंसी के बारे में, बहुत ज़्यादा आवश्यकता के बारे में। आवश्यकता किसकी है? कि ग्लोबल टेम्परेचर ये सुनिश्चित किया जाए कि वैश्विक तापमान प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना जाए। दूसरा, ये आवश्यक बनाते हुए कि ग्लोबल नेट एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशंस जो है वैश्विक स्तर पर जो मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो उसमें गिरावट आए। कितनी आए? 45% तक गिरावट आए। कब से? 2010 के लेवल से। कब तक? 2030 तक। ठीक है। However, हालांकि अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस सिद्धांत के तहत, कौन सा सिद्धांत है? कॉमन मतलब साझा, सबका सामान्य, सबका मतलब कॉमन हो, डिफरेंशिएटेड अलग अलग हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। तो कह रहे हैं हालांकि जो एक सिद्धांत है, कौन से सिद्धांत? कॉमन और डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के, कि कुछ जिम्मेदारियां तो हैं हमारी कॉमन, कुछ हैं अलग अलग। उस सिद्धांत के अनुसार इंडिया हैज मेंटेन्ड इट्स राइट, भारत ने अपना जो अधिकार है उसको मेंटेन किया है। अधिकार क्या है? कि भारत कह रहा है कि हमारा अधिकार है कि हम कोल प्लांट्स या कोयले के प्लांट्स पर निर्भर रहें। इन द इंटरिम, इंटरिम का मतलब है प्रोविजनल तौर पर, टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर, एज इट इज स्टिल ए डेवलपिंग इकोनॉमी। कारण क्या है? कि भारत अभी भी विकासशील अर्थव्यवस्था है। इट है भारत के लिए, इसकी वर्ब है इज, और स्टिल जो है ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब यहाँ पे है इवन नाउ, अभी भी, अब भी। तो भारत ने मेंटेन किया है, इंडिया की वर्ब हैज मेंटेन्ड है। इट्स यहाँ इंडिया के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है, राइट है वो इसका नाउन है। तो भारत ने मेंटेन किया है अपना अधिकार। अधिकार क्या है? कोल प्लांट्स पर निर्भर रहने का। इन द इंटरिम मतलब अस्थायी रूप से, इंटरिम का लिख लीजिए, प्रोविजनल होता है, टेम्परेरी होता है, प्रोविजनल या टेम्परेरी। एज यहाँ कंजंक्शन के रूप में है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि भारत अभी भी क्या है? एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। राइट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। फिर कह रहा है द ट्रू कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज। ट्रू कॉस्ट मतलब वास्तविक जो लागत कीमत है, किसकी? रिन्यूएबल नवीकरणीय स्रोतों की। उदाहरण दिया है जैसे सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर पावर है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है। ये जो कॉस्ट है बनी हुई है मच मोर, कहीं ज्यादा, किसकी तुलना में? डिग्री कंपैरेटिव है, देन लग गया। दैट यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो ये इस कॉस्ट को रिपीट करने के लिए, मतलब कॉस्ट को रिपीट ना करें, इसको अवॉइड करने के लिए दैट आ रहा है। किसकी कॉस्ट से? फॉसिल फ्यूल पावर की कॉस्ट से, जो जीवाश्म ईंधन वाले जो कह सकते हो कि स्रोत है ना, उससे ज्यादा लागत कीमत इसकी है। तो जो वास्तविक कीमत है नवीकरणीय स्रोतों की वो कहीं ज्यादा है फॉसिल फ्यूल पावर की कीमत से। ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट, ये कौन सा पश्चिमी देश हो गए? इंडस्ट्रीज, औद्योगिकृत हैं, जहां पे उद्योग ज्यादा हैं। वाइल स्लोइंग, वाइल के ठीक बाद में ING लगाना है। ठीक है। तो कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वेस्ट है, वाइल स्लोइंग इट्स फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, इन्होंने हालांकि ये तो काम किया है कि अपना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन मतलब जीवाश्म ईंधन का उपभोग कम कर दिया है। अब इसकी वर्ब है कंटिन्यूज। तो ये जो पश्चिम है, उद्योग वाला पश्चिम, उद्योग धंधे बहुत सारे हैं वहां पे, ये लगातार टू बी रिलायंट ऑन, ये अभी भी निर्भर है किस चीज पर? नेचुरल गैस पर। और क्या करता है? कीप्स फॉलिंग शॉर्ट। कीप के साथ में ING लगता है हमेशा जब भी आप वर्ब लगाना चाहें। इसका मतलब है कि हमेशा ही क्या करता रहता है? कम रहता है। फॉल शॉर्ट ऑन का मतलब है कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ टारगेट पूरा नहीं कर पाता है। ऑन इट्स कमिटमेंट, जो भी इसकी प्रतिबद्धताएं हैं, टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी
एंड फाइनेंस की इसकी प्रतिबद्धता क्या है कि हम तकनीक को ट्रांसफ़र करेंगे और वित्त पोषित करेंगे जो विकासशील देश हैं उनको, ताकि वो एक्सेलरेट करें, गति तेज करें क्लीन एनर्जी अडॉप्शन के लिए, जो साफ सुथरी एनर्जी होती है उस तरफ वो आगे बढ़ें, उसको अडॉप्ट करें। उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो पश्चिमी देशों ने एक वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। फिर समझो, इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट है, उसकी वर्ब कंटिन्यूज है, वाइल के बाद आईएनजी लगेगा। तो इंडस्ट्रियलाइज वेस्ट थोड़ा सा परिचय दिया कि ये वो पश्चिम है जिसने कि अपना फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन तो धीमा कर दिया है, फिर भी ये निर्भर है नेचुरल गैस पर और अपने जो कमिटमेंट्स हैं उससे पीछे रहता है, वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाता है। कमिटमेंट किस चीज़ के हैं? टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को ट्रांसफ़र करने के। किसको ट्रांसफ़र करना है? डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो क्लीन एनर्जी अडॉप्शन को क्या कर सकें? एक्सेलरेट कर सकें। 10 इस प्रकार से कोल इज ए नेसेसरी इविल, कोयला जो है वो आवश्यक रूप से एक बुराई है, बट स्टिल इविल, लेकिन फिर भी, स्टिल मतलब फिर भी बुराई है। एंड सीइंग इट एनी अदर वे, और इसको कुछ और तरीके से अगर आप देखते हो, बुराई है तो है मतलब इसको किसी और तरीके से आप देखते हो तो वो बिलाई करता है। बिलाई का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना। क्या खंडन करता है? साइंटिफिक एविडेंस, जो वैज्ञानिक प्रमाण है। एविडेंस जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, याद रखें, इसका प्लूरल नहीं बनता, एविडेंसेस नहीं बनता है। तो साइंटिफिक प्रमाण है उसको झुठलाता है, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका खंडन करता है। तो इस प्रकार से 10 जो है वो एक कंजंक्शन होता है जो आपको इलेटिव कंजंक्शन की श्रेणी में डालना चाहिए, परिणाम बताने वाले कंजंक्शन होते हैं। तो इस प्रकार से कोल एक नेसेसरी इविल है, वो आवश्यक रूप से एक बुराई है। और फिर भी बस बुराई के रूप में ही देखो, अगर आप इसको किसी और तरीके से देखते हो तो कोल की वर्ब इज है, सीइंग है वो जेरेंड है, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म में कोई चीज सब्जेक्ट बनती है तो उसे हम जेरेंड नाम देते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। और किसी और तरीके से आप इसको देखते हो तो वो झुठलाता है वैज्ञानिक प्रमाण को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं इंडिया हैज 28.5 गीगावाट ऑफ कोल पावर कैपेसिटी। भारत के पास 28.5 गीगावाट का कोल पावर कैपेसिटी है ना। इतना मतलब कोयले से संचालित होने वाली जो बिजली है, कोयले से बिजली बनाने का जो कह सकते हो प्लांट्स हैं, तो उसमें भारत की कैपेसिटी इतनी तो है। प्लान्ड मतलब जो योजना में है। एंड 32 गीगावाट ऑफ प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन, 32 गीगावाट के जो प्लांट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है, उन पर काम चल रहा है। तो इंडिया की वर्ब यहाँ हैज है और ये प्लांट्स की वर्ब आर है। ठीक है। द कमीशनिंग ऑफ मैनी, और बहुत सारों को शुरू करना। कमीशन वैसे जब क्रिया बनती है तो इसका मतलब है किसी से कोई काम करवाना। इफ़ यू आस्क समवन टू डू समथिंग, उसे बोलते हैं कमीशन करना। अब ये कमीशनिंग जो है वो नाउन बन गया है, आईएनजी लग के कोई भी शब्द, क्रिया तो बनती ही है लेकिन एडजेक्टिव भी बनती है, नाउन भी। और ये नाउन क्यों है? क्योंकि द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में नाउन लगता है। तो जो कमीशनिंग है, मैनी मतलब बहुत सारे जो ये प्लांट्स हैं उनको शुरू करना जो है, हैज़ बीन डिलेड, इसमें देरी हुई है। किस कारण से? कारण है इनसफिशिएंट एनवायरनमेंट, अपर्याप्त माहौल है, मतलब एनवायरनमेंट क्लियरेंस। एनवायरनमेंट क्लियरेंस का मतलब है कि आपको थोड़ा सा एक अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई भी आप उद्योग धंधा स्टार्ट करते हो तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है कि आप जो एक कह सकते हो कि एक रूल्स रेगुलेशंस उसको फॉलो करना पड़ता है कि आपने उद्योग लगाया तो आपको इतने मापदंड जो हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा कि कहीं आपके उद्योगों से पर्यावरण ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। इस प्रकार के क्लियरेंस लेने पड़ते हैं। इनसफिशिएंट का पर्याप्त है। तो जो बहुत सारों को आप शुरू करने की योजना आपकी थी प्लांट्स को, वो डिले हो गया है। कारण है कि आपके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। रीडेवलपमेंट, पुनर्विकास, एंड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास, रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन संबंधी समस्याएं हैं। ठीक है। तो कमीशनिंग की वर्ब है वो हैज़ बीन डिलेड, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। और किस कारण से डिले हुआ है ये सारा दे रखा है कि कहीं में तो आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, कहीं आपको ज़मीन नहीं मिली, कहीं आपको पुनर्विकास और जो पुनर्वास संबंधी समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ा है। दीज हाउएवर फॉलो फ्रॉम, ये जो चीज़ें हैं, ये जो बताया है एनवायरनमेंट क्लियरेंस वाला, रिहैबिलिटेशन वाला, रीडेवलपमेंट वाला, हालांकि ये चीज़ें हैं फॉलो, मतलब ये
किसका परिणाम है, ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है कि रूलिंग्स बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, देखो कोर्ट होता है ट्रिब्यूनल एक प्रकार का, तो ये एनजीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो ये कह रहा है कि इसके कुछ निर्णय आए हैं, रूलिंग का मतलब होता है डिसीजन, निर्णय, वर्डिक्ट। तो कह रहा है कि कुछ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डिसीजन है उसके चलते ऐसा हुआ है, या फिर इसलिए हुआ है कि कमी रह गई है एडहेरेंस की। एडहेरेंस का मतलब होता है कंप्लायंस, एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस, या क्या कह सकते हो? ओबीडियंस, मतलब पालन कह सकते हो, या कन्फॉर्मिटी कह सकते हो। तो कह रहा है कि ये जो चीजें हैं वो किस कारण से हुई है? क्योंकि कुछ डिसीजन दिए हैं एनजीटी ने उस कारण से, या फिर इसलिए कि पालन नहीं हो पाया है नॉर्म्स का, नियमों का। कौन से नियम? जो प्रेस्क्राइब किए गए हैं, प्रेस्क्राइब का मतलब है स्टिपुलेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, मेनली अंडर प्रोविजंस ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड लेजिस्लेशन। किसके तहत? मुख्यतया कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या उससे संबंधित विधेयक हैं, कानून हैं, उससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ये चीजें किस कारण से हुई हैं? इसके कुछ डिसीजंस के कारण, या फिर इसलिए हुई है क्योंकि कुछ नियम है उनका पालन नहीं हुआ है। ये कौन से नियम हैं? ये वो नियम है जो निर्धारित किए गए हैं। प्रेस्क्राइब का स्टिपुलेट भी होता है, सेट डाउन भी होता है। तो ये वो नियम है जो निर्धारित किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत, जो प्रावधान है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के, या फिर उससे संबंधित कोई कानून है उसके। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, फंडिंग फॉर न्यू कोल प्लांट्स। अब फंडिंग, पैसा किसके लिए? नए कोल प्लांट्स के लिए। ये फंडिंग की वर्ब है इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है। विद मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज रिफ्यूजिंग, कारण की बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल होता है बहुपक्षीय, एक होता है इसमें बाइलेटरल, वो होता है द्विपक्षीय, एक होता है यूनिलेटरल, वो होता है एक पक्षीय। देखो, यूनिलेटरल, लेटरल का मतलब होता है साइड, यूनि का मतलब है एक, ये एक पक्षीय है। बाइलेटरल, बाई का मतलब दो है, लेटरल का मतलब साइड है, द्विपक्षीय। मल्टीलेटरल, मल्टी का मतलब अनेक है और लेटरल का मतलब साइड है, तो बहुपक्षीय, ये मतलब होते हैं इसके। ठीक है, ट्राइलेटरल कर दोगे तो तीन पक्षीय हो जाएगा, ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय। तो फंडिंग क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज है, बहुपक्षीय जो फंडिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने इनकार कर दिया है फंड करने से, फंड देने से ऐसे प्लांट्स को। सच के बाद में नाउन है, प्लूरल आती है, सिंगुलर आएगी, काउंटेबल आएगी, तो उससे पहले ए और एन आएगा, ध्यान रखें इस बात को। मैनी कोल प्लांट्स रन इनएफिशिएंटली एंड रिलाई ऑन, बहुत सारे कोल प्लांट्स जो हैं वो इनएफिशिएंट, असक्षम तरीके से संचालित होते हैं और निर्भर होते हैं किस चीज पर? लीनियंट एनवायरमेंटल कर्ब्स। कर्ब्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध। लीनियंट का मतलब है जो स्ट्रिक्ट नहीं है, तो जो उदार पर्यावरणीय प्रतिबंध हैं उन पर निर्भर हैं। एज दे आर क्रिटिकल टू इंडियाज पावर नीड्स, क्योंकि वो भारत के बिजली की जो आवश्यकता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल है मतलब इंपॉर्टेंट है। तो मैनी कोल प्लांट्स, मैनी के साथ में तो नाउन प्लूरल ही लगती है, तो मैनी कोल प्लांट्स, बहुत सारे कोल प्लांट्स रन, संचालित होते हैं, इनएफिशिएंटली एडवर्ब है, और निर्भर है, रिलाई में ऑन लगेगा, किस चीज पर? इन प्रतिबंधों पर। मतलब ये प्रतिबंध उदार हैं, मतलब इनमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ये आवश्यकता होने पर हट भी सकते हैं प्रतिबंध। कारण एज यहाँ कंजंक्शन है, क्योंकि दे आर क्रिटिकल, वो इंपॉर्टेंट है। दे आर है प्लांट्स के लिए प्रोनाउन। ये प्लांट जो है वो महत्वपूर्ण है, किस लिए? भारत के बिजली की आवश्यकता के लिए। यूजिंग लीगल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब है सोल्यूशन, उपाय। तो जो कानूनी उपाय हैं उनका इस्तेमाल करना, टू लिमिट द इंडस्ट्रियल एक्सप्लोटेशन, ताकि रोका जा सके, सीमित किया जा सके, किस चीज को? औद्योगिक एक्सप्लोइटेशन को। एक्सप्लोइटेशन किसका हो रहा है? नेचर का, मतलब शोषण हो रहा है उद्योग धंधों से प्रकृति का। एंड इंश्योरिंग, और ये सुनिश्चित करना कि जस्ट कंपनसेशन इज एट द कोर ऑफ ए सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, कि केवल कंपनसेशन, मुआवजा, भरपाई, इज, अब ये कंपनसेशन की वर्ब है, ये हाईलाइट नहीं किया मैंने, सब्जेक्ट है, वो ही सार है, मतलब सेंटर में है, एट द कोर है मतलब सेंटर में है, ऑफ ए सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी, किसी भी सभ्य लोकतंत्र के। तो कह रहा है कि लीगल रेमेडीज को यूज करना, कानूनी उपाय यूज करना, किस लिए? ताकि उद्योग धंधों से जो नेचर का शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके और सुनिश्चित किया जा सके जस्ट कंपनसेशन। ये मैंने गलती बता दिया, इसी का वर्ब है, ये यूजिंग की ही वर्ब है, ठीक है ना। तो लीगल रेमेडीज को यूज करना किस लिए? इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन को
लिमिट करने के लिए नेचर के, और सुनिश्चित करने के लिए कि जस्ट कंपनसेशन, मतलब एकदम सही, एकदम फेयर। जस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब फेयर होगा, इम्पार्शियल होगा, कि निष्पक्ष ढंग से भरपाई हो। वो चीज़, ये जो चीज़ है, ये क्या है, ये कोर में है, सेंटर में है, किसके, सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के, किसी भी सभ्य लोकतंत्र के। एन एफर्ट्स एट अंडरमाइनिंग सच ए फंडामेंटल कॉम्पैक्ट, और इस प्रकार के किसी मौलिक कॉम्पैक्ट, मतलब कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी अनुबंध या समझौता या कोई भी शर्त, तो इसके जो प्रयास है, किसके प्रयास, अंडरमाइन करने के। अंडरमाइन क्या होता है, इरोड करना, या क्या होता है, वीकन करना, कमजोर करना। और कोई भी प्रयास जो है इस प्रकार के फंडामेंटल कॉम्पैक्ट को कमजोर करने के, बोर्ड्स इल, बोर्ड का मतलब लिखो, एक होता है इसका फोरटेल, एक होता है इसका ओगर। इसका मतलब होता है, यूं कह सकते हो कि जो पूर्व संकेत दे। तो ये बोर्ड्स वेल होता है तो अच्छा संकेत होता है, बोर्ड्स इल है तो बुरा संकेत, तो ये भारत के लिए बुरा संकेत है। मैंने कहा था सच के बाद में नाउन अगर सिंगुलर आएगा तो ये कॉम्पैक्ट सिंगुलर है, तो देखो आर्टिकल लग रहा है ए। अगर प्लूरल होगा तो ठीक है ही, बस दो ही सिचुएशन होती है इसमें काउंटेबल नाउन होने पर। एफर्ट्स की वर्ब है वो क्या है, यहाँ पे बोर्ड्स, तो आप समझ में आ जाना चाहिए कि एफर्ट्स प्लूरल है। एफर्ट्स प्लूरल है तो ये बोर्ड्स नहीं आएगा, बोर्ड आएगा, ठीक है। तो कह रहा प्रयास जो है किस चीज के, कमजोर करने के, ऐसे मौलिक सिस्टम को, ऐसे मौलिक शर्त को। शर्त क्या है कि भाई एक सिविलाइज्ड लोकतंत्र की पहचान है कि इन चीज़ों की भरपाई करे, प्रकृति का शोषण ना हो पाए। तो अगर इस चीज़ को कमज़ोर करने की कोशिश करोगे तो ये भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है, भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।